स्टूडेंट्स, आज अपने करने जा रहे हैं जूलॉजी में बीएससी पार्ट सेकंड ईयर, बीएससी बीएड थर्ड ईयर का डेवलपमेंट बायोलॉजी का पार्ट नंबर 13 यानी 13वां पार्ट करने जा रहे हैं। डेवलपमेंट बायोलॉजी के अंदर अपने जो कल नया चैप्टर शुरू किया था, उस चैप्टर में आपको बताया था कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात हम कर रहे थे कल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थोड़ा सा मैं आपको पहले टॉपिक पर ले आता हूँ, उसके बाद में अपने आज आगे टॉपिक को बढ़ाते हैं। तो लैंगिक जनन की बात करें तो लैंगिक जनन के अंदर आपको बताया था कि वे जंतु जो जिसके अंदर दो जनक पाए जाते हैं, दो जनक का मतलब जिसमें नर में वर्षण और मादा में अंडाशय पाया जाता है, उनमें पाए जाने वाला जो जनन है या उनकी जो नए जीव को निर्माण करने की प्रक्रिया लैंगिक जनन कहलाती है। ये बात मैंने आपको बताई थी। अब लैंगिक जनन की यदि बात करें तो उसमें सबसे पहले अपने को मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ना है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और दूसरा अपने को पढ़ना है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो पहले अपने नर जनन तंत्र या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं। इसके लिए कल मैंने आपको बताया था कि जो इसके जो भाग हैं वो कौन कौन से, टेस्टिस एंड सेक्रोटल सैक या टेस्टिस सैक भी इसको आप कह सकते हो की बात है। दूसरा भाग था एपिडाइमस, एपिडाइमस। तीसरा भाग जो था इसका वासा डिफरेंस। चौथा भाग जो था अपना इसका सेमिनल वेजाइकल, सेमिनल वेजाइकल। पांचवा जो भाग था वो था इसका पेनिस या हम कह सकते हैं कोपुलेटरी ऑर्गन, कोपुलेटरी ऑर्गन। उसके बाद में जो छठा भाग था एसेसरी ग्लैंड्स। एसेसरी ग्लैंड के अंदर मैंने बताया था कि इसके अंदर दो ग्लैंड पड़ेंगे अपनी, पहली प्रोस्टेट ग्लैंड और दूसरी है काउपर ग्लैंड, काउपर्स ग्लैंड। ये अपने पूरा इसके अंदर सिस्टम में पढ़ना है। अब देखिए स्टूडेंट, कल मैंने थोड़ा सा अपने जो बात स्टार्ट की थी वो बात स्टार्ट की थी अपने टेस्टिस से, और टेस्टिस या सेक्रोटल सैक की बात अपने शुरू की थी कल। तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। टेस्टिस और टेस्टिस सैक की संख्या बता देता हूँ। पहले दो होती है, एपिडाइमस दो होती है, वासा डिफरेंस दो होती है, सेमिनल वेजाइकल दो होते हैं, पेनिस एक होता है, एसेसरी ग्लैंड प्रोस्टेट ग्लैंड एक होती है और काउपर ग्लैंड है, ये दो होती हैं। इस प्रकार ये इनकी संख्या है। यदि हिंदी में इनके नाम की यदि हम बात करें तो हिंदी के अंदर टेस्टिस यानी वर्षण और वर्षण कोष, अधिवर्षण, वासा डिफरेंस को कहते हैं शुक्रवाहिनी, सेमिनल वेजाइकल को शुक्राशय, पेनिस को सीसन कहते हैं, एसेसरी ग्लैंड को सहायक ग्रंथियाँ, प्रोस्टेट को प्रोस्टेट और काउपर को काउपर ग्रंथियाँ कहते हैं। उसके अलावा मैंने बताया था कि ये अपने मनुष्य के संदर्भ में पढ़ रहे हैं। वैसे कुछ किताबों के अंदर ये खरगोश के संदर्भ में दिया गया, तो वहाँ पर रेक्टल ग्लैंड और पेरिनियल ग्लैंड दो एसेसरी ग्लैंड के अंदर एक्स्ट्रा भी दी गई हैं जो कि फिरोमोन्स वगैरह का स्त्राव करती है। परंतु अपन यहाँ पर केवल बात करेंगे प्रोस्टेट ग्लैंड और काउपर ग्लैंड की। तो कल जो मैंने बात शुरू की थी टेस्टिस और सेक्रोटल सैक की, तो टेस्टिस और सेक्रोटल सैक की यदि हम बात करें तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि टेस्टिस जो है ये मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। और ये जो तीन शेष जो बचे हैं ये एसेसरी ऑर्गन्स होते हैं, इन सहायक अंग है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। यानी ये मुख्य जननांग हो गया और ये कौन से होते हैं, सहायक जननांग। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, मुख्य जननांग के अंदर नर का वर्षण होता है और मादा के अंदर यदि हम बात करेंगे तो वहाँ पर अंडाशय होता है। तो उसको हम आगे इसमें मादा जनन तंत्र में देखेंगे। तो यहाँ पर टेस्टिस मुख्य जननांग है, एपिडाइमस, वासा डिफरेंस, सेमिनल वेजाइकल, पेनिस, एसेसरी ग्लैंड्स जो हैं वो एसेसरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर आती है। केवल ये जनन में सहायक होती है। क्योंकि मुख्य जननांग क्यों कहा गया टेस्टिस को, क्योंकि जो वर्षण में शुक्राणु निर्माण की जो क्रिया है वो वर्षण में संपन्न होती है, और जो सहायक जननांग हैं ये केवल जो बने हुए शुक्राणु हैं उनको आगे भेजने का काम करते हैं, उनको पोषण प्रदान करते हैं, बस ये काम इनका इतना ही है। तो इसलिए इनको सहायक जननांग कहा गया, वर्षण को शुक्राणु निर्माण के कारण मुख्य जननांग कहा गया है। आज हम जो शुरू कर रहे हैं वो कर रहे हैं किसकी संरचना की बात कर रहे हैं। पहले हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं मुख्य नर जनन तंत्र की। नर जनन तंत्र की यदि हम स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसके लिए हम संरचना की बात करें
देखिएगा स्टूडेंट, अपने जो भी डायग्राम बनाया है इसके अंदर अपने जो सभी जो नाम हैं वो अपने को एकदम क्लियर दिखाई दे रहे हैं कि किस प्रकार से सारे ऑर्गन इसके अंदर स्थित होते हैं। तो यदि हम बात करें सबसे पहले जो मैंने नाम लिखे थे, टेस्टिस एंड सेक्रोटल सैक, वो मौजूद है। दूसरा एपिडाइमस मौजूद है। उसके अलावा वासा डिफरेंस मौजूद है। उसके अलावा आप जो है सेमिनल वेजाइकल मौजूद है। उसके अलावा पेनिस मौजूद है। उसके अलावा एसेसरी ग्लैंड मौजूद है, प्रोस्टेट और काउपर दोनों इसके अंदर मौजूद है। तो देखिएगा स्टूडेंट, सबसे पहले हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, फिर उसके बाद में एक एक अपने ऑर्गन को उठा के उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, ये टेस्टिस है। टेस्टिस एक जोड़ी होता है, ये लेटरल व्यू ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इस डायग्राम पे यदि हम बात करें, लेटरल व्यू ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी कि पार्श्व से हम उसको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देख रहे हैं। अब देखिएगा इसके अंदर स्टूडेंट, सबसे पहले बात करें तो ये सक्रोटल सेक है, वर्षण कोश है। वर्षण कोश के अंदर ये वर्षण है, ये क्या है, वर्षण। वर्षण जो है वर्षण कोश में पाए जाते हैं। मैंने कल बताया भी था आपको कि इसका रीजन क्या है, कि शरीर का जो तापमान हमारा मनुष्य के संदर्भ में अगर बात करें तो मनुष्य के संदर्भ में जो शरीर का तापमान है वो 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है। तो कम होने के कारण यहाँ पर शुक्राणु निर्माण होता रहता है, क्योंकि शरीर का जो तापमान है उस तापमान पर जो है शुक्राणु का निर्माण संभव नहीं होता, इसलिए क्या है हमारे अंदर वर्षण कोश पाए जाते हैं। उसके अलावा यदि हम बात करें कि जो वर्षण हैं उनका निर्माण किससे होता है, तो ये जो है अपने जो भ्रूणीय अवस्था मीजोनेफ्रॉन जो होती है, वर्षण का जो निर्माण है, वर्षण का निर्माण एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो मीजोनेफ्रॉन जो होते हैं उनकी पेरिटोनियम द्वारा विकसित होते हैं। एम्ब्रियोनिक स्टेज में नेफ्रॉन्स की पेरिटोनियम द्वारा विकसित होते हैं। अब मीजोनेफ्रॉन्स क्या है, मैंने बताया था प्रोनेफ्रॉन, मीजोनेफ्रॉन, मेटानेफ्रॉन, 3 प्रकार के हम नेफ्रॉन्स की बात कर सकते हैं। तो भ्रूणीय अवस्था में जो हमारे नेफ्रॉन्स होते हैं मीजोनेफ्रॉन, उनकी पेरिटोनियम द्वारा क्या होते हैं, ये टेस्टिस और सेक्रोटल सैक क्या होते हैं, विकसित होते हैं। अब देखिएगा कि मैंने कल कुछ कंडीशंस बताई थी कि जो टेस्टिस होते हैं वो टेस्टिस सैक में पाए जाते हैं, कारण कि 2 से 3 डिग्री से टेम्परेचर कम होता है। और इन वर्षण का जो निर्माण है इसी ये उदर गुहा होती है, यहीं पर होता है। और होने के बाद में क्या होता है, ये उदर गुहा से 7वें महीने में कहाँ आ जाते हैं, वर्षण कोश में आते हैं, मनुष्य के संदर्भ में यदि हम बात करें। परंतु कुछ जंतु ऐसे भी हैं जिनके अंदर ये जीवन भर वर्षण कोश में ही पाए जाते हैं, जैसे हाथी है, व्हेल है, डॉल्फिन है। कल मैंने बताया था हाथी है, व्हेल है, डॉल्फिन है, इनमें क्या है जीवन भर कहाँ रहते हैं, वर्षण उदर गुहा में ही रहते हैं, कभी भी वर्षण कोश में नहीं आते हैं। उसके अलावा मैंने बताया था कि चूहा है, बिल्ली है, कुत्ता है, गिलहरी है, इन सब के अंदर क्या होता है कि जो वर्षण हैं वो रहते तो उदर गुहा में हैं, परंतु जब जनन की क्रिया होती है तो ये वर्षण कोश में उतर जाते हैं।
और मनुष्य में मैंने आपको बताया था कि ये जब भ्रूणीय अवस्था के 7वें महीने के अंदर वर्षण जो है उदर गुहा से वर्षण कोष में आ जाते हैं। अब देखिएगा स्टूडेंट, ये वर्षण कोष जो है क्या करता है, एक तो यहाँ टेम्परेचर कम मिलेगा इनको, तो शुक्राणु निर्माण होगा वर्षण में। वर्षण कोष का तापमान 2 से 3 डिग्री कम है, तो वर्षण आसानी से शुक्राणु निर्माण करेगा। दूसरा, सुरक्षा भी प्रदान करता है। अब यदि हम देखें कि ये उदर गुहा होती है, ऊपर वाला भाग उदर गुहा है, ये वर्षण कोष है। उदर गुहा और वर्षण कोष एक छिद्र के द्वारा या एक नलिकानुमा इस संरचना के द्वारा आपस में कनेक्ट रहते हैं। इसको कहते हैं इग्विनल कैनाल। इस कैनाल को क्या कहते हैं, इग्विनल कैनाल। इग्विनल कैनाल से होकर के रक्त वाहिनियाँ अंदर प्रवेश करती है, तंत्रिका कोशिकाएं अंदर प्रवेश करती है, और साथ में जो वासा डिफरेंस है वो बाहर निकल के उदर गुहा में आती है। तो इग्विनल कैनाल एक इंपॉर्टेंट कैनाल है। और सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है कि जो मनुष्य के अंदर जो टेस्टिस का निर्माण जो उदर गुहा में होता है, और जब 7वें महीने में जब टेस्टिस उदर गुहा से वर्षण कोष में आते हैं, तो ये इग्विनल कैनाल जो है इसी से होकर के यहाँ पर आते हैं। अब देखिएगा स्टूडेंट कि यहाँ आ जाते हैं। अब इग्विनल कैनाल जो है दोनों को जोड़े भी रखती है, और जो कह सकते हैं कि नर्व कनेक्टिविटी है, ब्लड वेसल्स कनेक्टिविटी है, और वासा डिफरेंस को निकलने का स्थान भी प्रदान करती है। उसके बाद में यदि हम देखें कि वर्षण जो है वर्षण कोष में स्थिर रहते हैं, बंधे हुए रहते हैं या सधे हुए रहते हैं, उसके लिए गुबर्निकुलम जो टिश्यूज होते हैं, ये दिख रहे हैं आपको, ये क्या करते हैं, वर्षण को वर्षण कोष में बांधे हुए रखते हैं। उसके बाद में आप देख सकते हैं कि वर्षण जो है उसके जो है कुंडलित लगभग 6 मीटर लंबी संरचना होती है, निकली हुई दिख रही है आपको। ये 6 मीटर जो लंबी संरचना होती है, इसका नाम अधिवर्षण या एपिडाइमस होता है। अधिवर्षण या एपिडाइमस आगे किस में खुलती है, वासा डिफरेंस में खुलती है। और वासा डिफरेंस जो है मूत्र वाहिनी के ऊपर से होते हुए आगे एक फुली हुई संरचना में खुलती है, जिसको सेमिनल वेजाइकल या शुक्राशय कहते हैं। सेमिनल वेजाइकल फिर एक छोटी सी नलिका में खुलते हैं, जिसको कहते हैं एज्यूकुलेटरी डक्ट। इसको क्या कहते हैं, एज्यूकुलेटरी डक्ट कहते हैं। ये जो दिख रही है आपको एज्यूकुलेटरी डक्ट आपको दिख रहा है यहाँ पर, इस जगह आकर के। यहाँ पर क्या होता है कि पुरुषों के अंदर या मेल के अंदर क्या होता है कि यूरिनरी ट्रैक और रिप्रोडक्टिव ट्रैक जो होता है, यानी कि मूत्र उत्सर्जन जो नलिका और जो जनन नलिका होती है वो दोनों एक ही होती है। उसको कहते हैं मूत्र जनन नलिका कहते हैं। नर के अंदर केवल, मादा के अंदर दोनों अलग अलग होती है, जबकि नर के अंदर क्या होता है, मूत्र मार्ग और जनन मार्ग दोनों एक ही होते हैं, इसलिए इसको कहते हैं मूत्र जनन नलिका। अब देखिएगा स्टूडेंट, ये यहाँ पर जॉइंट है जहाँ पर मूत्र मार्ग और जनन मार्ग दोनों आकर के मिलते हैं। इससे पहले कि ये जो नलिका ये कहलाती है एज्यूकुलेटरी डक्ट, और इससे पहले कि ये नलिका कहलाती है मूत्रवाहिनी। क्यों? क्योंकि ये मूत्राशय से आती है, तो मूत्राशय से जो नलिका निकलती है उसको कहते हैं मूत्रवाहिनी, और जो शुक्राशय से निकलती है उसको कहते हैं हम एज्यूकुलेटरी डक्ट, सखलन वाहिनी। अगर हिंदी में बोले तो इसको क्या कहते हैं, सखलन वाहिनी। सखलन वाहिनी और मूत्रवाहिनी जहाँ मिलती है वहाँ पर उस जगह एक फूली हुई संरचना होती है, उसको कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या कहते हैं उसको, प्रोस्टेट ग्लैंड। ये संख्या में मैंने बताया था एक ही होती हैं। और चूँकि यहाँ पर के आकर के मूत्र मार्ग और जनन मार्ग दोनों मिल जाते हैं, मिलने के बाद एक कॉमन नलिका बन जाती है या निकलती है, उसको कहते हैं यूरोजेनेटल पथ या यूरोजेनेटल ट्रैक या मूत्र जनन वाहिनी। और मूत्र जनन वाहिनी जो है आगे की ओर पेनिस में प्रवेश करती है। पेनिस आप देख सकते हैं कि पेनिस, ये जो पेशीय संरचना होती है संख्या में क्या होता है, एक। तो जो मूत्र जनन वाहिनी है वो पेनिस से होते हुए और पेनिस का जो शीर्ष भाग है उससे बाहर निकलते हैं, जिसको कहते हैं यूरोजेनेटल पोर, यानी मूत्र जनन छिद्र द्वारा क्या निकलती है, ये शरीर से बाहर खुलती है। अब देखिएगा स्टूडेंट कि इसके अंदर क्या होता है कि अब आपको मैं वासा डिफरेंस अधिवर्षण के बारे में अपना डिटेल में आगे बात करेंगे। अधिवर्षण आपको दिख रही है, ये 6 मीटर लंबी संरचना होती है जो शुक्राणु को पोषण प्रदान करती है, शुक्राणु को इकट्ठा करती है कुछ समय के लिए। उसके बाद में वासा डिफरेंस जो है एपिडाइमस आगे वासा डिफरेंस में खुलती है। वासा डिफरेंस एक नलिका होती है जो केवल शुक्राणुओं को आगे की ओर खिसकाने का काम करती है। आगे की ओर कहाँ से कहाँ, वर्षण से शुक्राशय की ओर। आपको दिख रहा है शुक्राशय, यहाँ पर एक फुली हुई संरचना होती है। शुक्राशय जो है लगभग 70 से 80%, या यूँ कहते हैं कुछ किताबों में 60 से 70% दिया गया है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैक्सिमम जो सीमन या वीर्य होता है, मैक्सिमम सीमन या जिसको हम कहते हैं वीर्य, जो सफ़ेद रंग का एक क्षारीय पदार्थ होता है जो शुक्राणुओं के चारों ओर पाया जाता है, जो शुक्राणुओं को तरल माध्यम प्रदान करता है, शुक्राणुओं को जो फ्रक्टोज शर्करा है वो उपलब्ध कराता है ताकि शुक्राणुओं का पोषण हो सके। तो वीर्य या सीमन की क्या परिभाषा है, शुक्राणुओं के चारों ओर पाया जाने वाला तरल सफ़ेद रंग का क्षारीय पदार्थ होता है जो शुक्राणुओं को पोषण और गति के लिए आवश्यक होता है। तो उस सीमन या वीर्य का जो 70% भाग लगभग, या यूँ कहते हैं मैक्सिमम भाग जो है वो सेमिनल वेजाइकल के द्वारा बनता है। उसके बाद में एज्यूकुलेटरी एक छोटी सी नलिका होती है जो एक तरफ
सेमिनल वेजाइकल को और एक तरफ मूत्र जनन मार्ग को जोड़ती है। ये नलिका से होते हुए शुक्राणु यहाँ आते हैं। और प्रोस्टेट ग्लैंड है, इसका क्या काम है ये मैं बता देता हूँ कि प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो लगभग 30% वीर्य का निर्माण या सीमन का निर्माण करती है। तो 70% सीमन का निर्माण सेमिनल वेजाइकल और लगभग 30% का निर्माण प्रोस्टेट ग्लैंड करती है। उसके बाद में ये जो नलिका आपको दिख रही है जिसको यूरोजेनिटल ट्रैक कहते हैं, ये क्या करती है कि जब जनन के समय तो शुक्राणुओं को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करती है और उसके अलावा मूत्र उत्सर्जन के समय यहीं से होकर के मूत्र बाहर निकलता है। तो ये दोनों काम करती है। तो दोनों काम जब करती है तो इसलिए इसको क्या कहा गया है, यूरोजेनिटल पथ है। उसके बाद में आप आ जाओ काउपर ग्लैंड। काउपर ग्लैंड का काम क्या है, ये एक तो इस मार्ग को नम और चिकना बना सकती है ताकि शुक्राणु जो बिना किसी रगड़क के बिना किसी घर्षण के शरीर से क्या निकल सके बाहर। दूसरा काउपर ग्लैंड क्या करती है कि चूंकि जब यहाँ से मूत्र का उत्सर्जन होता है, देखिएगा मूत्र यहाँ इकट्ठा होता है मूत्राशय से होते हुए मूत्रवाहिनी में, मूत्रवाहिनी से मूत्र जनन मार्ग से होते हुए इस पेनिस से होते हुए शरीर से मूत्र जनन छिद्र से बाहर निकलता है। तो मूत्र की प्रकृति अम्लीय होती है। तो उस समय जब मूत्र का उत्सर्जन होता है तो उस समय इस नलिका का मार्ग पूरा अम्लीय हो जाता है। तो काउपर ग्लैंड क्या करती है कि जनन से ठीक पहले जब स्खलन की क्रिया होती है या जब यूँ कहते हैं शुक्राणुओं को बाहर निकालना होता है, उस समय क्या करती है कि ये जो काउपर ग्लैंड है ये इस पूरे मूत्र जनन मार्ग को क्या करती है, नम चिकना और क्षारीय माध्यम प्रदान कर देती है ताकि जो है शुक्राणु अम्लीय माध्यम के कारण नष्ट न और क्षारीय माध्यम से होते हुए पेनिस से होते हुए यूरोजेनिटल ट्रैक छिद्र से होते हुए शरीर से क्या निकल जाते हैं बाहर। तो काउपर ग्लैंड का काम यही है कि मूत्र जनन मार्ग को नम और चिकना बनाना, साथ में जो है मूत्र जनन मार्ग को मूत्र के अम्लीय माध्यम को समाप्त कर यहाँ पर क्षारीय माध्यम प्रदान करना। फिर आता है अपना पेनिस। पेनिस जो है आप देख रहे हैं कि पेनिस का जो ये भाग पूरा पेशीय होता है, जिसके अंदर केवल पेशियाँ और ब्लड के जो छोटे छोटे ओपन स्थान पाए जाते हैं जिनको ब्लड लैक्यूनी भी कहा जाता है वो पाए जाते हैं। ब्लड वेसल्स का जाल पाया जाता है, पेशीय संरचना होती है, कोई हड्डी नहीं होती। इसके आगे का जो फूला हुआ भाग क्या कहलाता है, पेनिस ग्लांस या इसको कहते हैं हिंदी में वर्षण संपुट भी कह सकते हैं, शिशन संपुट भी कह सकते हैं इस भाग को, ठीक है। इसको इंग्लिश में कहते हैं पेनिस ग्लास, इस फूले भाग को। और पेनिस ग्लास के ऊपर एक त्वचा पाई जाती है जिसको कहते हैं प्रीप्यूस। तो जो पेनिस ग्लांस है इसके ऊपर छोटी छोटी नर्व्स पाई जाती हैं जो कि मैथुन के समय एक्साइटमेंट उत्पन्न करती है। और प्रीप्यूस जो है ये स्किन जो है ये इस पेनिस ग्लांस को जो है ढके हुए रहती है और जब मैथुन की क्रिया या कोपुलेशन की क्रिया होती है तो ये स्किन नीचे की ओर हट जाती है, जिससे क्या है कि जो पेनिस है वो मादा की वेजाइना में जाकर शुक्राणुओं का स्खलन कर सके। तो पेनिस का काम क्या है, ये कोपुलेटरी ऑर्गन है, मैथुन अंग है जो कि शुक्राणुओं को मादा की योनि में ट्रांसफ़र करने का काम करता है। और जनन के समय ये शुक्राणुओं का ट्रांसफ़र करता है। और जब जनन की क्रिया नहीं होती है, जब मूत्र का उत्सर्जन करना हो तो मूत्र का उत्सर्जन भी पेनिस के द्वारा होते हुए शरीर से बाहर होता है। तो ये जनरल स्ट्रक्चर हो गया। मैं थोड़ा सा फंक्शन बता देता हूँ। वर्ष टेस्टिस में क्या बनते हैं, शुक्राणु बनने के बाद में कहाँ आते हैं, अधिवर्षण में। अब एक जनरल के फंक्शन की बात थोड़ा कर लेते हैं, उसके बाद में पूरा डिटेल में और पढ़ेंगे इसको। स्पर्म कहाँ बनते हैं, ये कहते हैं कि टेस्टिस जो है वो किसका निर्माण करता है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म करता है। इसके बाद ये कहाँ आते हैं, एपिडाइमस में, एपिडाइमस में आते हैं। एपिडाइमस से स्पर्म कहाँ जाते हैं, वासा डिफरेंस में, वासा डिफरेंस में। वासा डिफरेंस इनको कहाँ भेजती है, सेमिनल वेजाइकल में, सेमिनल वेजाइकल में। सेमिनल वेजाइकल क्या काम करता है, फॉर्मेशन ऑफ सीमन, फॉर्मेशन ऑफ 70% सीमन। और ये जो है स्पर्म फिर कहाँ आता है, एजुकुलेटरी डक्ट, डक्ट में आता है। एजुकुलेटरी डक्ट्स में फिर कहाँ जाते हैं ये यूरोजेनिटल ट्रैक में, यूरोजेनिटल ट्रैक में। वहाँ पर क्या करती है, प्रोस्टेट ग्लैंड जो है इसी दौरान, प्रोस्टेट ग्लैंड ये क्या कर देती है, फॉर्मेशन ऑफ 30% सीमन। अब क्या होता है कि ये जो अपने सीमन विद स्पर्म जो है वो कहाँ पर जाता है, पेनिस में,
पेनिस से होते हुए एग्जिट हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। तो ये सिस्टम रहता है। टेस्टिस जो है किसका निर्माण करता है? स्पर्म का निर्माण करता है। स्पर्म कहाँ आते हैं? एपिडाइमिस में। एपिडाइमिस इनको पोषण प्रदान करती है, इनका अस्थायी संग्रह करती है। फिर कहाँ आते हैं? ये वासा डिफरेंस में आते हैं स्पर्म। वासा डिफरेंस इनको केवल क्या करती है? एपिडाइमिस से सेमिनल वेजाइकल में छोड़ती है। सेमिनल वेजाइकल क्या करती है? 70% सीमन का निर्माण करती है। सीमन मैंने बताया शुक्राणुओं के चारों ओर पाए जाने वाला एक हल्का क्षारीय सफ़ेद रंग का पदार्थ है, जो कि शुक्राणुओं को तरल माध्यम और साथ गति के लिए तरल माध्यम और साथ में पोषण प्रदान करता है। उसके बाद में ये जो शुक्राणु जो कि सीमन में मौजूद है, वो सीमन युक्त शुक्राणु कहाँ आते हैं? एजुकुलेटरी डक्ट में आते हैं। एजुकुलेटरी डक्ट जो है उसको कहाँ छोड़ देती है? यूरोजेनिटल ट्रैक में छोड़ देती है। यूरोजेनिटल ट्रैक में यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर आते ही क्या होगा कि प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, वो क्या करती है? फॉर्मेशन ऑफ 30% सीमन। तो कुल 100% सीमन बन गया, उसमें शुक्राणु मौजूद है। अब उन शुक्राणुओं को इस नलिका से होते हुए पेनिस में भेज दिया जाता है और पेनिस उनको क्या करता है? शरीर से बाहर, यहाँ कह सकते हैं कि मादा के वेजाइना में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ये अपना क्या है? पूरा मेल प्रोडक्टिव सिस्टम का सिस्टम होता है, यानी इस तरह से ये फंक्शन करता है। उसके बाद में अब अपने जो इसका नेक्स्ट जो अपना स्टेप रहेगा, वो स्टेप ये रहेगा कि जो टेस्टिस होते हैं, इस टेस्टिस की जो अपने को संरचना देखनी है। हम टेस्टिस को बाहर निकालेंगे, टेस्टिस सैक से निकाल करके टेस्टिस की संरचना को देखेंगे। देखने के बाद में हम ये देखेंगे कि जो टेस्टिस के अंदर जो इसकी मुख्य इकाई है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल इकाई है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, वो किस प्रकार व्यवस्थित रहती है। तो कल जो अपने नेक्स्ट क्लास में जो डायग्राम देखेंगे वो स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस देखेंगे, या यूँ कर दें कि टेस्टिस का जो है अनुप्रस्थ काट देखेंगे। उसके अंदर अपने को लीडिंग सेल दिखाई देंगी, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स दिखाई देंगी, सर्टोली कोशिकाएँ दिखाई देंगी। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स शुक्राणुओं का निर्माण करती है। उसके अंदर ही जो है सर्टोली सेल होती है, जो शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती है और साथ में शुक्राणु निर्माण का नियंत्रण करती है। और जो ये अपने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, इनके चारों ओर लीडिंग सेल से इंटरस्टिशियल सेल या अंतराली कोशिकाएं पाई जाती है, जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव करती है, जिनके बारे में अपने कल पूरा डिटेल से देखेंगे। वर्षण के अनुप्रस्थ काट में अपनी नेक्स्ट क्लास में यही रहेगा। थैंक यू।